और साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की चर्चा करें उससे पहले आपको याद दिलाए देते हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्ताह राष्ट्र के नाम अपने संबोधन के लिए आए थे तो उस समय प्रधानमंत्री ने गमछा से मुंह ढका हुआ था और प्रधानमंत्री ने इससे एक बहुत सशक्त संदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया था कि मास्क के पीछे भागना जरूरी नहीं है, आप घर के कपड़े से बना मास्क भी लगा सकते हैं, रुमाल से मुंह ढक सकते हैं, गमछे से मुंह ढक सकते हैं। और जो मास्क है वो डॉक्टरों के लिए अनिवार्य है, डॉक्टरों के लिए ज़रूरी है। आप सभी को मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। घर के कपड़े से बने मास्क उपयोग कीजिए, गमछे का उपयोग कीजिए। और आप देखिए कितना सशक्त संदेश गया है कि उसके बाद से मास्क की कमी की शिकायतें जो थी वो दूर हो गई हैं। आप देखिए कि उससे पहले विभिन्न शहरों से इस तरह की बार बार खबरें आती थी कि मास्क की कमी है और मास्क अगर कहीं अवेलेबल भी है तो उससे उसकी मुँहमांगी रकम वसूली जा रही है, इस तरीके की शिकायतें होती थी। लेकिन अब मास्क के पीछे लोगों ने भागना छोड़ दिया है। कोई अगर सड़क पर मिल रहा है तो कोई रुमाल से मुंह ढके है, कोई गमछे से मुंह ढके है, कोई मास्क से मुंह ढके है। तो अब ये एक जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है उसने एक बड़ा अहम रोल निभाया है मास्क की कमी को दूर करने में। वहीं अगर बात करें इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की तो लॉकडाउन पार्ट 2 की घोषणा से हालांकि कुछ लोग नाराज भी हुए कि उनको उम्मीद थी कि शायद लॉकडाउन खुलेगा और वो अपने काम धंधों पर लौट सकेंगे। इन लोगों में बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो प्रवासी श्रमिक थे। और जैसे ही उनको लगा कि लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो गया है तो उनको सड़कों पर आना पड़ गया। हालांकि इसके लिए कुछ अफवाह तंत्र भी जिम्मेदार थे और सरकारों के लिए थोड़ा मुश्किल स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने। खासतौर पर मुंबई की बात करें, सूरत की बात करें, अहमदाबाद की बात करें तो लेकिन सरकारों ने फिलहाल स्थिति को संभाल लिया है, तुरंत ही स्थिति को संभाला जा सका और ऐसा जो केंद्र और राज्य हैं दोनों के समन्वय से संभव हो सका है। जो इस समय हमारी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं वो भी एक बड़ा कारण है कि हमारे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के ज़्यादा फैलाव पर हम लोग नियंत्रण पा सके हैं। और वहीं अगर बात करें संक्रमण के मामलों की तो इस सप्ताह भी जो मामले हैं बढ़कर 14,000 के आसपास पहुंच गए हैं। मृतकों की संख्या 450 के ऊपर चली गई है, लेकिन 1700-1800 लोग ठीक भी हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। और अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें, दुनिया से तुलना करें, उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, लेकिन फिर भी देखें तो हमारे यहाँ पर स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन विपक्ष ने पता नहीं क्यों इस सप्ताह राजनीति की, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद राहुल गांधी खुद मैदान में उतरे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार रणनीति बनाए बिना काम कर रही है और उससे नतीजे जो है सकारात्मक नहीं आ रहे हैं और बीच में विजय घोषित कर देना सही कदम नहीं है। इसके बीजेपी ने पलटवार भी किया, इस पर भी हम आएंगे आगे जब समीक्षा करेंगे। और अगर हम अन्य मुद्दों की बात करें तो आरबीआई ने लोगों को फिर से राहत दी है। हमने देखा था कि इससे पहले आरबीआई गवर्नर ने आम लोगों को राहत दी थी, अब किसानों की और जो हमारे जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनके लिए राहत की बात थी, एमएसएमईज के लिए राहत की बात थी। और सरकार ने भी पैकेज घोषित किया है और भी लोगों के लिए पैकेज तैयार किए जा रहे हैं, इस तरह की रिपोर्टें हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ये सप्ताह भी कोरोना वायरस से जूझते हुए बीता, लेकिन हमारी लड़ाई और तेज हुई है, इरादे मजबूत हुए हैं। देखना होगा कि आगे हमारे को सफलता कितनी जल्दी मिलती है, लेकिन एक बात तय है कि सफलता भारत को ही मिलेगी इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में। तो आइए करते हैं इस सप्ताह की घटनाओं का विश्लेषण और देखते हैं कि हमारे दर्शकों के प्रश्न क्या हैं और उन प्रश्नों के सटीक उत्तर देने का भरपूर प्रयास भी करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प था, ये बात जगजाहिर है और इसमें कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि जो लॉकडाउन पार्ट 1 था उसका कितना व्यापक असर पड़ा है। अगर आप देखें, जब भारत में 550 के आसपास केस थे तब संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया था भारत में, और यही उसी का ही परिणाम था कि भारत में जो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले थे वो नियंत्रण में रहे। उस समय जब भारत ने लॉकडाउन किया था, आप देखिए कि उस समय जिन देशों ने, खासतौर पर मैं अमेरिका का नाम लूँगा, ब्रिटेन का नाम लूँगा, आप देखिए वहाँ पर लॉकडाउन उस समय नहीं हुआ था और आज आप हालात वहाँ देख लीजिए। वहाँ पर अमेरिका में 35,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और ब्रिटेन में 13 से 14,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत में तो अभी इतने संक्रमण के मामले हैं और उनमें भी बहुत से लोग ठीक होकर घर लौट रहे हैं। जैसे हम आपको बताएं तो 1700-1800 लोग अब तक ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। अपने आप में एक बड़ी बात है। तो लॉकडाउन ही इसका विकल्प है, सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस को हराने का सबसे सशक्त माध्यम है। ये चीज़ें सिर्फ भारत नहीं कह रहा है, ये दुनिया में सब जगह आप जाकर देखिए, दक्षिण कोरिया में आप जाकर देखिए, सिंगापुर में आप जाकर देखिए,
चाइना में वुहान में किस तरीके से कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया गया। 75 दिन का लॉकडाउन था वहाँ पर, इसलिए कोरोना वायरस पर वहाँ पर नियंत्रित हो सकी सरकार, सफल हो सकी। इसी प्रकार से अगर हम देखें लॉकडाउन पार्ट टू भी एक सशक्त विकल्प है, और ये जो एक चेन तोड़ने का जो प्रयास था भारत उसमें सफल रहा है। मैं आपको आईसीएमआर के आंकड़े दूंगा। आईसीएमआर ने अपने आंकड़ों में बताया है कि लॉकडाउन से पहले हमारे जो मामले जो दोगुने होने की जो एक रफ्तार थी, वो मात्र 3 दिन के अंदर जो मामले हैं दोगुने हो रहे थे, लेकिन अभी वो 6.25 दिन से ज़्यादा में दोगुने होते हैं मामले। तो ये एक संकेत है कि किस तरीके से लॉकडाउन ने भारत को बचाया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर नुकसान हुआ है, लोगों की जो रोजगार है, आजीविका वो छिनी है, लेकिन जीवन शायद सबसे पहले है। ये बात सभी को समझनी चाहिए। जान है तो जहान है, और सरकार ने सिर्फ लोगों की जान की परवाह नहीं करी है, जहान की भी परवाह करी है, जो लोगों की आजीविका की भी परवाह करी है, और अपने अन्न के भंडार खोले हैं। आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को जो हमारे एफसीआई के गोदाम हैं उससे जो राज्यों को अग्रिम राशन दे दिया गया है, और जो हमारे अभी जैसे अभी वहाँ पे फसल की खरीद का मौसम आ गया है, उसका समय आ गया है, तो फसल की खरीद हो रही है। हमारे जो गोदाम्स हैं वो भरे पड़े हैं, और वो सरकार ने बार बार कहा है कि जो हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, हम लंबे समय तक लोगों को इसकी भरपाई कर सकते हैं, अनाज दे सकते हैं, तो कहीं कोई कमी नहीं है। और ख़ासतौर पर ऐसे संकट के समय, ऐसे माहौल में हमें ये देखना चाहिए कि अफवाहों के झांसे में नहीं आना चाहिए। और बार बार ये जो लोग लॉकडाउन की आलोचना करते हैं, जैसे कि एक नेता ने ये भी कहा कि लॉकडाउन एक पॉज बटन की तरह है, उनसे सबसे पहले सवाल पूछा जाना चाहिए, भैया कि आपके लिए पॉज की बटन की तरह है तो आपकी पार्टी की राज्य सरकारों ने ही सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। हम बात करें पंजाब की, हम बात करें राजस्थान की, तो इन सब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था और सबसे पहले लॉकडाउन भी लगाया था। प्रधानमंत्री ने घोषणा बाद में करी राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन बढ़ाने की, इन कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन पहले बढ़ा दिया। तो ये सब आलोचनाएं अपनी अलग जगह हैं, लेकिन ऐसे संकट के समय शायद देश के साथ खड़े होने की, सरकार के साथ खड़े होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और सभी को ये बात समझने की ज़रूरत है। इसमें सिर्फ आम आदमी ही, आम जो लोग हैं वही सारे रूल्स फॉलो करें, जो नेता हैं उनके लिए रूल्स दूसरे हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को नियम और जो कानून जो हमारे लॉकडाउन के तहत अधिसूचित किए गए हैं, बताए गए हैं, नियमावली जारी हुई है गृह मंत्रालय की ओर से, वो सबके लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए, सबको उसका पालन करना चाहिए। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन ही सबसे बढ़िया विकल्प था, सबसे बेहतर विकल्प था। आप देखिए कि जापान में अब जाकर वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना पड़ा है, और वो हालात को काबू में करने के लिए। और ऐसे ही ब्रिटेन ने भी जो लॉकडाउन की अवधि है वो बढ़ाने की बात कही है, इटली में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की बात हुई है। तो लॉकडाउन की अवधियां बढ़ाने के लिए सरकारें मजबूर हैं, क्योंकि ये सबसे बेहतर विकल्प है। और आज की डेट में जब कोरोना वायरस के खिलाफ कोई वैक्सीन नहीं है, और इसका ये जो वायरस ऐसा, अदृश्य वायरस ऐसा है, हम पूरी दुनिया उस अदृश्य वायरस से लड़ाई लड़ रही है। दुश्मन कौन है, कितना ताकतवर है, ताकत तो अपनी दिखा चुका है वो, लेकिन उसकी और क्या क्या पहलू है, उसकी ताकत के और क्या क्या आयाम है, ये किसी को समझ में नहीं आता। तो इसका एकमात्र उपाय लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, ये सबसे बेहतर विकल्प है। और घर में रहकर भी अर्थव्यवस्था को कैसे चलाना है, जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद है, उसको कैसे राहत पहुंचाना है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए शायद लॉकडाउन से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और अब तो आप देखिए कि लॉकडाउन में सरकार ने रियायतें दी हैं, जो 20 अप्रैल से, चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम राज्यों की बात करें, बहुत से राज्यों ने जो 10-11 जो तरह के उद्योग हैं उनको रियायत दे दी है कि आप लोग अपना काम कर सकते हैं। जो केंद्र सरकार है उसने भी प्रवासी मजदूरों को, चाहे मनरेगा के तहत काम की बात हो या अन्य जो भी उपक्रम है उनके माध्यम से उनको इजाज़त दी है। खासतौर पर इस समय जो फसल की कटाई का समय है, नई फसल की बुआई का समय है, तो उसमें चाहे हमारे किसान भाई हों, किसानों की जो भी खेती में काम करने वाले औजार होते हैं उनसे जुड़े जो है वो फैक्ट्रियाँ हों, चाहे दुकानें हों, उनको खोलने की अनुमति है। हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं कि वो किस तरीके से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अन्य राज्यों में पहुंचा सकें, उसके लिए उनको ट्रकों की आवाजाही को मंजूरी दे दी गई है। ट्रक वालों को उनके पास भोजन के लिए जो ढाबों की आवश्यकता होती है, तो ढाबों को खोलने की मंजूरी दे दी गई। तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम सरकार ने किए हैं। सबका किस तरीके से जान की भी रक्षा हो सकती है, उनके आर्थिक हितों की भी सुरक्षा हो सकती है, उनके सामाजिक हितों की भी सुरक्षा हो सकती है, इसकी चिंता सरकार कर रही है। इंतजार करना चाहिए, सरकार का जो भी कदम उठा रही है उसको धैर्य के साथ थोड़ा इंतजार करना चाहिए, सुखद परिणाम आएंगे। बार बार सिर्फ आलोचना ही और राजनीतिक कारणों से आलोचना करने से मुद्दे हल नहीं हो जाएंगे। मुद्दे हल तभी होंगे जब आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे, संयम बनाए रखेंगे, और लॉकडाउन के नियमों का खुद भी
पालन करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा सवाल दर्शकों का क्या है। देखिए, कांग्रेस का ये जो आरोप है कि मोदी सरकार सही रणनीति बनाकर काम नहीं कर रही है, इस पर कुछ मैं आपको तथ्य देना चाहूँगा, उससे आप अंदाज़ा खुद भी लगा पाएंगे। तथ्य ये है कि चाहे अगर हम बात करें WHO की, भारत सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाया, WHO ने कहा वाह इंडिया वाह। आप देखिए कि जो विदेशों की सरकारें हैं वो कह रही हैं वाह इंडिया वाह। आप देखिए कि जो हमारे जो एनआरआईज हैं, जो अनेक देशों में अलग अलग देशों में बसे हुए हैं और वहाँ से भारत की सारी स्थिति को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं वाह इंडिया वाह। और ये वाह इंडिया वाह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। देखिए, आप हम जब बात करें, जब भारत में एक भी कोरोना का मरीज नहीं था, तब से भारत के एयरपोर्टों पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही थी, क्योंकि हमें पता था कि ये जो चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहीं पर इसका एपिक सेंटर था उसी समय। और जब ये कोरोना वायरस वहाँ पर फैला था, तो जब भारत में एक भी केस नहीं था, तब थर्मल स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। और अमेरिका में भी इसके बाद, भारत के बाद थर्मल स्क्रीनिंग शुरू हुई थी एयरपोर्टों पर। तो हम इतने जो कदम उठाए, और आप देखिए कि चाहे वो जनता कर्फ्यू की बात हो, लॉकडाउन 1 हो, लॉकडाउन पार्ट 2 हो, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। और लॉकडाउन 1 के ठीक बाद ही आप देखिए आरबीआई ने किस तरीके से लोगों को राहत दी, चाहे वो ईएमआई में 3 महीने की राहत देने की बात हो बैंकों की तरफ से, चाहे वो ब्याज दरों को घटाने की बात हो, चाहे वो अभी आप देखिए कि आप ईपीएफ के जरिए पैसे ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो की गई हैं, उसके माध्यम से एकमात्र यही है कि जो कैश है उसकी कमी ना होने पाए, कैश फ्लो बना रहे मार्केट में, लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहें। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी लेकर आई हैं। चाहे हमने देखा कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने किस तरह से 1.70 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, और बड़े ये अब तक का सबसे बड़ा पैकेज बताया गया था और राहत पैकेज बताया गया था। इसके अलावा भी और पैकेज की बात चल रही है। प्रधानमंत्री की और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गुरुवार को एक लंबी बैठक हुई, मैराथन बैठक हुई कि कैसे लोगों को और राहत दी जा सकती है। और इसके अलावा अगर हम देखें, चाहे वो जो टेस्ट की बात करें, आज 3 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं। और आप देखिए कि हमारे यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा पृथकवास के लिए जो बेड तैयार हैं वो, और 5000 से ज़्यादा रेलवे के डब्बे तैयार हैं, उनको पृथकवास में परिवर्तित कर दिया गया है, ताकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत पड़ती है तो जो ट्रेनें हैं उनको ले जाकर पटरी पर खड़ा किया जा सके, और गाँव में अगर मामले बढ़ते हैं तो उनको लाकर वहाँ पर पृथकवास में रखा जा सके, उनका वहाँ पर इलाज किया जा सके। बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। शायद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले इन सब चीज़ों को पढ़ा नहीं है, इन सब चीज़ों को जाना नहीं है। सिर्फ आरोपों की राजनीति करने से काम नहीं चलेगा। इस समय हमें ये देखना होगा कि सरकार कर क्या रही है। सरकार ने, आप देखिए कि चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे जो भी हमारे चिकित्सा उपकरण की बात हो, विदेशों से भी मंगाए गए हैं। हमारे जो स्वदेशी स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और देसी हमारे जो जुगाड़ होते हैं वो भी बहुत सारे काम आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ इस समय आप देख सकते हैं, लॉकडाउन के दौरान जो कहानियाँ चल रही हैं देश भर में। और सरकार की तरफ से आप देखिए, चाहे राष्ट्रपति की बात हो, उपराष्ट्रपति की बात हो, प्रधानमंत्री की बात हो, केंद्रीय मंत्रियों की बात हो, मुख्यमंत्री की बात हो, राज्यों के मंत्रियों की बात हो, विधायकों की बात हो, सांसदों की बात हो, सबने अपनी सैलरी में से 30%, 35%, 40% तक कटवाने का निर्णय किया है, ताकि हम जो पीएम केयर फंड है उसमें योगदान कर सकें। उसके माध्यम से जो इस समय कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें मदद हो सके। तो ऐसे बहुत सारे उपक्रम केंद्र की सरकार ने भी किए हैं, राज्यों की सरकारों ने भी किए हैं। चाहे वो आप देखिए कि हमारी सरकारों ने जो जिले हैं, अब इस समय की जो स्थिति है वो ये है कि पूरे देश में 170 जिले हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। वहाँ पर हॉटस्पॉट के तहत जो कार्रवाइयाँ की जानी हैं, जो जितनी कड़ी निगरानी की जानी है, जितनी ज़रूरतें वहाँ पर लोगों की पूरी की जानी है, उसके तहत वो पूरी की जा रही है, उतनी निगरानी की जा रही है। हमारे यहाँ पर 207 के आसपास ऐसे जिले चिन्हित किए गए हैं जिनमें कि वो हॉटस्पॉट के रूप में हो सकते हैं। मतलब कि वहाँ पे संभावना बढ़ रही है कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर उस तरह से कार्रवाई की जा रही है। जो हरित जिले हैं जहाँ पर कोई केस नहीं है या एकाध केस हैं, वहाँ पर अन्य तरीके से कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई हो रही है, सब रणनीति बना के ही हो रही है। आप देखिए कि चाहे प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद हो, 2 बार संवाद हो चुका अब तक राज्य के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, सब सम्मिलित रूप से। अलग अलग तो प्रधानमंत्री का होता ही रहता है। अगर हम बात करें विपक्षी दलों के साथ उनका संवाद हो चुका है, और हमारे चाहे सार्क के नेता हों, चाहे G20 के नेता हों, सबके साथ उनका लगातार संवाद चल रहा है।
इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि कोई एक केंद्रित रूप में कोई रणनीति बनाकर ही काम चल रहा है। हमारी जीओएम की बैठक रोजाना होती है, उसमें सारे जो भी हालात होते हैं उनकी समीक्षा होती है, आगामी तैयारियों को कैसे करना है, आगामी रूपरेखा क्या रहेगी, इस पर चर्चा होती है और किसी चीज़ की कमी ना होने पाए इस पर खास ध्यान रहता है। हमारे जीओएम का जो रोजाना बैठक होती है, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नियमित ब्रीफिंग होती है, उसमें सारे आंकड़े दिए जाते हैं। सरकार ने जो पीआईबी के तहत या जो हमारे चाहे प्रसार भारती की तरफ से कह लीजिए, आकाशवाणी की तरफ से कह लीजिए, उनके ट्विटर हैंडल्स पे लगातार अफवाहों का खंडन किया जाता है, जो तथ्य हैं वो लगातार प्रस्तुत किए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो बेवजह की बातों में नहीं आकर जो तथ्यों की पड़ताल वहाँ पर सरकारी प्लेटफॉर्म पे कर सके। ऐसे बहुत सारे उपक्रम किए गए हैं, रणनीति नहीं बनाकर चल रहे हैं, इसमें आरोप में कोई दम नहीं है। अब जिस रणनीति की, भारत की जिस रणनीति की दुनिया में तारीफ हो रही है, WHO तारीफ कर रहा है, वैश्विक मंच तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका तारीफ कर रहा है, ब्रिटेन तारीफ कर रहा है, पश्चिमी देश तारीफ कर रहे हैं, यूरोप तारीफ कर रहा है, तो शायद कुछ तो किया होगा सरकार ने। आरोप लगाने से पहले शायद हमें जो तथ्यों की पड़ताल करनी चाहिए थी। आइए देखते हैं क्या अगला प्रश्न है दर्शकों का। देखिए, अभी नहीं कहा जा सकता कि भारत मंदी की चपेट में है। आप ये बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो इस समय मंदी की चपेट में नहीं है? ये वैश्विक महामारी है, और जब वैश्विक महामारी है तो वैश्विक मंदी क्यों नहीं होगी? वैश्विक मंदी भी है। दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं इस समय गिरावट के दौर में हैं, क्योंकि पूरा विश्व एक तरह से लॉकडाउन है। कुछ देश हो सकते हैं जो अभी पूर्णतः लॉकडाउन नहीं होंगे, लेकिन अधिकांश देशों में संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति है। कहीं कोई व्यापार नहीं हो रहा है, कहीं कोई आयात निर्यात नहीं हो रहा है, इसलिए पूरे, चाहे हम आप देखिए कच्चे तेल की हालत देखिए क्या हालत है, वहाँ पर जो उत्पादन रोकना पड़ा है, और ये सारे हालात दर्शाते हैं कि पूरी दुनिया में इस समय वैश्विक मंदी है। भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन जो पश्चिमी देशों की और हमारे भारत की जो बुनियाद है अर्थव्यवस्था की, आप उसमें थोड़ा सा अंतर समझिए। पश्चिमी देशों की जो बुनियाद है वो सिर्फ जो दूसरे देशों के साथ व्यापार है या जो उनका जो हाई प्रोफाइल व्यापार है वो सब उनकी मेन बुनियाद है, लेकिन हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था की बुनियाद है वो यहाँ का कृषि है, यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ है कि अगर ऐसे हमने देखा था 2008-9 की जब मंदी आई थी, पूरे दुनिया में क्या हालात थे, लेकिन भारत कितनी जल्दी उस मंदी से उभरा था। हमने देखा था कि जब परमाणु परीक्षण किया था भारत ने, दुनिया ने बैन लगाए थे, कई लोग देशों ने प्रतिबंध लगाए थे, भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम ये सब मंदी से निकल सकते हैं, कोई हमारा साथ दे ना दे, हम खुद आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा ही हाल अभी भी है। आप IMF के आंकड़े को देखिए। IMF ने क्या कहा है कि भारत की जो विकास दर है वो इस वित्त वर्ष में 1.9 रह सकती है, लेकिन ये G20 में सबसे ज़्यादा है। गौर कीजिए, IMF ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 1.9% की रफ्तार से रह सकती है, लेकिन ये G20 में सबसे ज़्यादा है, यानी कि हमारी स्थिति G20 देशों में, जिसमें कि सारे समृद्ध देश हैं, उनसे बहुत बेहतर स्थिति में हम। और अगर हम बात करें IMF के ही आंकड़ों की, तो IMF ने ये भी कहा है कि भारत की जो विकास दर है वो 7% से ऊपर जा सकती है अगले वित्त वर्ष में। तो भारत के बारे में जो भविष्यवाणियाँ हैं, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, भारत का जो अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा, मजबूत बुनियादी ढांचा है, उसको देखते हुए IMF ने ये घोषणा की है। आप वर्ल्ड बैंक को देखिए, वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है कि भारत इस मंदी से जल्दी उबर जाएगा और भारत के पास वो ताकत है। हमारे RBI के गवर्नर ने भी क्या कहा है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज़्यादा है कि हम 11 महीने तक हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी की, हम बाहर से चीज़ें लेके आपको दे सकते हैं। हमारे पास कैश की कोई कमी नहीं है, हमारे जो बैंकिंग जो तंत्र है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, हम पूरी तरह से मजबूत हैं। तो ये जो हमारी जो मजबूती है ये आज की मजबूती नहीं है, बहुत पुरानी हमारी नींव मजबूत है, इसलिए हमारा देश मजबूत है। इसको समझने की जरूरत है। मंदी का दौर है क्योंकि भारत भी इस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ चुका है, तो विश्व पर जो प्रभाव पड़ेगा, हम जैसे देखते हैं कि सवेरे अगर वहाँ पर अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट आई थी तो हमारे भी शेयर बाजारों में गिरावट आई थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं तो कुछ सकारात्मक भी होते हैं। अब हमारी जो बुनियाद इतनी मजबूत है कि हम जल्दी ही इस मंदी के दौर से बाहर निकल आएंगे, और भारत का जो MSME जो क्षेत्र है, भारत का जो IT क्षेत्र है, इसकी पूरी दुनिया में धाक है। भारत का जो कृषि क्षेत्र है, इसकी पूरी दुनिया में धाक है। हम निश्चित ही इन सब के बलबूते बहुत जल्दी ही इस सब चीज़ों से उभरेंगे। सरकार के पास भी, जैसा कि सरकार बार बार कहती है कि योजनाएं तैयार हैं,
बस समय का इंतजार है कि ठीक है, समय थोड़ा सा अनुकूल हो जाए, लोगों के जीवन की पहली प्राथमिकता पहले है, लोगों का जीवन किस तरह से सुरक्षित हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि शायद सरकार जल्दी ही अपने जो भी उसकी रणनीतियां हैं उसको अपनी जगह पहनाएगी जैसे ही हालात ठीक होते हैं। मंदी अगर है तो वैश्विक है, भारत में मंदी है ऐसा मत कहिए, सिर्फ भारत में मंदी नहीं है, भारत की जो स्थिति है वो अन्य देशों से, बहुत से दुनिया के बहुत से देशों से बहुत बेहतर है। और हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर ये मंदी है भी तो हम किस तरीके से आगे निकलेंगे। आप देखिए कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद किसी भी कंपनी ने, अधिकांश कंपनियों ने ऐसा ही किया है कि किसी का वेतन नहीं काटा है, किसी को नौकरी से नहीं निकाला है, सबको भुगतान किया जा रहा है। भारत की जो कंपनियां हैं, भारत के जो संस्थान हैं बहुत मजबूत हैं, इनकी बुनियाद मजबूत है, इसलिए कहीं कोई संशय, कहीं कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे दौर जो ठीक है कि शायद ये अब तक का ऐसा दौर होगा कि जिसमें हम सबसे बड़ी गिरावट देख रहे हों अर्थव्यवस्था के विकास दर की, लेकिन ये हमने ऐसे दौर और भी देखे हैं, इसलिए ये दौर भी निकल जाएगा, सुबह फिर होगी और खुशहाली फिर आएगी। इसी बात को लेकर, इसी संकल्प को लेकर सिद्ध करने के लिए हर भारतीय को योगदान देना चाहिए। और फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लक्ष्मण रेखा को कतई ना लाएंगे। लॉकडाउन पार्ट 2 को अगर हमने सफल बना दिया तो आगे लॉकडाउन पार्ट 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 2 को अगर हमने विफल किया तो लॉकडाउन पार्ट 3 भी होगा, 4 भी होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार सरकार यही कह रही है कि जो नियम कानून है, जो हमने जो नियमावली जारी की है, लॉकडाउन के नियमों का कैसे पालन करें और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान करें, वो सब कीजिए ना, क्या इसमें जाता है। नियमों का पालन कीजिए, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान कीजिए, देश के साथ खड़े रहिए। ऐसे संकट के समय ही सबकी परीक्षा होती है, देश की परीक्षा है, देश के साथ सब खड़े हैं और निश्चित ही जल्द ही सुबह होगी। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे क्या है उस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दे और उनका करेंगे सटीक विश्लेषण।